विद्यार्थी मित्रों और प्राध्यापक मित्रों, नमस्कार। मैं आलोक रॉय, गवर्नमेंट कॉलेज रायसेन से। आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस के चतुर्थ सेमेस्टर के पहले यूनिट की बात करेंगे। जैसा कि हमारे विद्यार्थीगण जानते हैं, इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश के शासन और राजनीति पे हमको पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र की पहली यूनिट आप देखें तो भारत के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की कहानी है। इस यूनिट के लिए मुझे प्रेरणा मिली अपने छात्रों से। होता ये कि हमारे रायसेन महाविद्यालय में प्रतिदिन राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे समस्त विद्यार्थी और शैक्षणिक स्टाफ अनिवार्यतः उपस्थित होता है। उस कार्यक्रम में प्रतिदिन छात्र अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, या यूं कहे खुला मंच होता है। तो ऐसे ही एक दिन जब मध्य प्रदेश गान समाप्त हुआ तो मैंने मध्य प्रदेश की बात करी और छात्रों को एक टास्क दिया, टारगेट दिया कि वे 15 अगस्त 1947 की स्थिति में भारत का पुनर्गठन हुआ था। उसके पहले अंग्रेजों, देशी रियासतें, तमाम साहित्य, तमाम इतिहास हमारे सामने था, और उसके बाद मध्य प्रदेश बनना और फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसका विभाजन हुआ। तो इस पे उनको होमवर्क दिया गया था कि कुछ मैटर ढूंढे, कुछ पढ़े, आकर सबके सामने शेयर करें। तो मैंने पाया कि छात्रों ने बहुत मेहनत करी, हमारे अध्यापक साथियों ने उनको मार्गदर्शन दिया, पर कुल मिलाकर इस कहानी पे एक प्रामाणिक मैटर मिलना बड़ा कठिन था। तो उन छात्रों की समस्या को समझते हुए मुझे लगा कि इस माध्यम से मैं कई छात्रों से रूबरू हो सकूंगा। तो हम बात शुरू करें 15 अगस्त 1947 की। अंग्रेजों से एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद होता है, और हम बड़े सुगमता से देखते हैं कि 15 अगस्त को हम भारत बन गया। पर मूलतः 15 अगस्त का भारत और उसके बाद की कहानी बड़ी कठिन कहानी थी। ये वो कहानी थी जिसको सफल करने के कारण हम तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को लौह पुरुष कहने लगे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 500 से अधिक देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी। 1929 में अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी, बटलर कमेटी। बटलर कमेटी की रिपोर्ट यह थी कि भारत में 562 देशी 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। तो इन 500 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण करके एक देश खड़ा करना अपने आप में कठिन था। और चूंकि हमारा देश विभाजन के साथ आजाद हुआ था, जिन्ना की 2 राष्ट्र की थ्योरी उसमें लागू हुई थी, तो उसके कारण हमको भारी मोर्चे भी संभालना थे। हम जानते हैं कि आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान में थोड़ी सी विचार वैमनस्य पैदा हुआ, जो बाद में संघर्ष तक बढ़ गया। तो एक तरफ हमारा भारी मोर्चा सुरक्षित नहीं था, देश आर्थिक रूप से भी कमजोर था, और अन्य तमाम समस्याओं के बीच सबसे बड़ी समस्या थी इन देशी रियासतों को एक करके एक भारत का निर्माण, जिसको सरदार पटेल ने शुरू किया। मूलतः दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने संविधान बनाया। आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस संविधान सभा ने जो 1946 से काम कर रही थी, सरदार पटेल के, पंडित नेहरू के और अन्य लोगों का यह चिंतन था कि जो देशी रियासतें हैं, जो भारत का अभिन्न हिस्सा बनने वाली हैं, उनके प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अंततः वो भी देश के एक भाग की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरदार पटेल की अपील और सरदार पटेल के प्रयासों से देश की कुछ बड़ी रियासतें, बड़ौदा, कोचीन, रीवा, बीकानेर, पटियाला, जयपुर और जोधपुर, इन्होंने 28 अप्रैल 1947 को अपने प्रतिनिधि हमारी संविधान सभा में भेजे, ताकि वो उन प्रिंसली स्टेट का इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। सरदार पटेल जानते थे
कि राजाओं का अपना एक मानसिक स्तर है, उनकी अपनी व्यक्तिगत अहम है, उनकी अपनी जनता पर पकड़ भी है। इसलिए वो सबको लेकर चलना चाहते थे ताकि एक मजबूत देश हो, और उनके प्रयासों को इन 8 प्रिंसली स्टेट ने समर्थन दिया, अपने प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा में भेजे और हमारे संविधान का निर्माण शुरू हुआ। देश की रियासतों के एकीकरण में कुछ रियासतें तो बड़ी सहजता से हमारे देश का हिस्सा बन गई, पर हैदराबाद, त्रावणकोर, भोपाल, जूनागढ़ और जोधपुर, और एक जिसका मैंने यहां उल्लेख नहीं किया है, जम्मू कश्मीर, इन रियासतों के एकीकरण में संघर्ष करना पड़ा। हैदराबाद के निजाम संभवतः दुनिया के सबसे अमीर शासक थे। आप यदि पुस्तक आधी रात को आजादी, हिंदी अनुवाद है फ्रीडम एट मिडनाइट का, उसमें लिखा है कि निजाम के महल के बगीचे में सोने चांदी से लदे ट्रक खड़े थे जो कीचड़ में धंसने लगे थे, क्योंकि उनका जो खजाना था वो सिर्फ हीरे रखने के लिए बना हुआ था। और हैदराबाद में सरदार पटेल को भारतीय सेना भेजना पड़ी, और सरदार पटेल और उनके सहयोगी की बुद्धिमत्ता देखिए। इस पूरी प्रक्रिया को सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई का नाम दिया था, क्योंकि सरदार पटेल का मानना था हैदराबाद हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और देश के अभिन्न हिस्से में पुलिस जाती है, सेना नहीं जाती है। त्रावणकोर के नरेश, उनके नवाब तैयार नहीं थे, पर सरदार पटेल ने उनके दीवान सीपी रामास्वामी को, अय्यर साहब को तैयार करा, मनाया, और त्रावणकोर रियासत का भारतीय संघ में संविलियन हो गया। जूनागढ़ का नवाब इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ था कि जूनागढ़ पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा बनेगा, पर जनमत दबाव में नवाब पाकिस्तान भाग गया। सरदार पटेल ने बड़ा साफ सुथरा काम करा, वहां पे बकायदा जनमत संग्रह हुआ, और जूनागढ़ की रियासत की जनता ने बड़े भारी बहुमत से उस जनमत संग्रह में 1948 में निश्चय किया कि जूनागढ़ भारत का अभिन्न हिस्सा बनेगा। यह प्रक्रिया 1949 तक चलती रही। क्रमशः करते करते सरदार पटेल ने पूरी रियासतों को देश से जोड़ लिया। इस दौरान संविधान सभा अपना काम कर रही थी। 27 नवंबर 1947 को हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने घोषणा करी कि उनकी सरकार भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के सिद्धांत को स्वीकार करती है। रियासतों का एकीकरण हो चुका था, अब देश को प्रांतों में प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधा के लिए पुनर्गठन होना था। नेहरू जी ने भाषा के आधार को स्वीकार किया और एक 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसके प्रमुख श्री धर थे, और इसीलिए इसको हम भारत के इतिहास में धर आयोग के नाम से जानते हैं। आयोग ने स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करा और अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि प्रांत की रचना को भाषाई आधार पर करना अनुचित होगा, इसलिए भाषाओं के आधार पर प्रांतीय रचना नहीं की जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमेटी और बनाई गई, जिसमें नेहरू जी थे, पट्टाभी सीतारमैया साहब थे और सरदार पटेल थे। कांग्रेस की इस कमेटी ने धर आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और निश्चय हुआ कि अंततः भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं किया जाएगा। जो बड़े प्रांत बने थे उसमें एक मद्रास प्रांत था, जिस शहर को हम चेन्नई के नाम से आज जानते हैं। मद्रास में जो तेलुगु भाषी प्रदेश थे उनको अलग करके आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाया जाए, यह प्रयास चल रहा था और एक बहुत व्यापक जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व श्री रामुलू ने किया। उन्होंने दिल्ली की केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आमरण अनशन शुरू किया और अनशन के कारण श्री रामुलू का निधन हो गया। उसके पश्चात यह आंदोलन उग्र हो गया और ठीक उसके अगले दिन भारत सरकार ने तेलुगु भाषी प्रांतों को आंध्र प्रदेश के नाम से गठित करने की घोषणा कर दी और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आजाद भारत में पहला राज्य गठन हुआ जो भाषाई आधार पर था और
आंदोलन के जन दबाव के कारण यह गठित हुआ। इस घटना से नेहरू जी के पे जो असर हुआ, नेहरू जी ने 22 दिसंबर 1953 को घोषणा करी कि अब हम देश के प्रांतों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग स्थापित कर रहे हैं, और 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग के स्थापना की घोषणा करी। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस आयोग को केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने कोई नाम नहीं दिया था। आयोग की गठन के पश्चात जब आयोग ने कार्य करना शुरू करा और उसने अपनी पहली प्रेस विज्ञप्ति जारी करी, तो आयोग ने उसमें राज्य पुनर्गठन आयोग नाम का प्रयोग किया। इसीलिए हम भारत के इतिहास में इसको राज्य पुनर्गठन आयोग और उसकी अनुशंसाओं के रूप में जानते हैं। इस आयोग में श्री सैयद फजल अली, श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री केशव माधव पणिक्कर सदस्य थे। आयोग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति जो 23 फरवरी को जारी हुई, उसमें पूरे देश की जनता से सुझाव आमंत्रित किए कि वो भारत का कौन सा रूप देखना चाहते हैं, वे भारत में राज्यों के पुनर्गठन को किस रूप में लेना चाहते हैं। 1,52,250 चिट्ठियां मिली, आर्टिकल्स मिले। मात्र 2 महीने की अवधि में आपको ये संख्या कम लग सकती है, पर आप ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं 1954 की, 1954। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, संचार संपर्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे सिर्फ आकाशवाणी था जिसकी पहुंच बहुत कम थी देश में, टीवी नहीं था हमारे पास, टेलीफोन दुर्लभ चीज होती थी। पर उस दौरान भी उस अवधि का यदि मूल्यांकन करें उन परिस्थितियों का, तो 1,52,250 प्रलेख अपने आप में मायने रखते हैं। उनकी प्रारंभिक जांच के पश्चात आयोग ने माना कि इसमें से 2,000 दस्तावेज बहुत गंभीर किस्म के हैं, उपयोगी हैं, जो देश के पुनर्गठन के लिए उपयोगी हैं। इसके पश्चात 1 मार्च 1954 से जुलाई 55 तक आयोग ने भारत के 104 शहरों कस्बों में भ्रमण किया, आम जनता से, राजनीतिक नेतृत्व से, सामाजिक नेताओं से, और जिसने भी इच्छा व्यक्त करी उनसे मिलकर आयोग ने व्यक्तिगत रूप से बातचीत करी, राष्ट्र के पुनर्गठन के मामले में उनके विचार जाने। इन सबके पश्चात आयोग ने पहला फैसला यह लिया कि कोई अंतरिम प्रतिवेदन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देश का पुनर्गठन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सोच विचार के अक्टूबर 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया। भारत सरकार ने उस प्रतिवेदन को यथास्वरूप में स्वीकार किया। जुलाई 1956 में संसद से राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 को भारतीय संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। सूची आपकी स्क्रीन पर है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मैसूर, बॉम्बे प्रांत जिसका जो मुंबई कहते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां ध्यान रखें, जब आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है अब मैं बोलता हूं, तो चूंकि आंध्र प्रदेश की स्थापना श्री रामुलु के निधन के पश्चात सरकार ने कर दी थी। केंद्र शासित प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप और मिनिकॉय थे। यहां से विषय का वो हिस्सा शुरू हो रहा है जो सिर्फ विद्यार्थियों ही नहीं, हमारे कई विद्वान लोगों को नहीं पता है। आप जब मध्य प्रदेश की बात कहीं करते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के बारे में 2 बड़ी खतरनाक बातें की जाती हैं। मध्य प्रदेश सोया हुआ राज्य है, और जब मध्य प्रदेश का जन्म हुआ तो इसलिए हुआ था कि 1956 में जब भारत के प्रांतों का पुनर्गठन हुआ, तो जो बचा खुचा देश था बीच का, उसको जोड़ के मध्य प्रदेश बना दिया गया। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है। और मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि हम लोगों की इस भ्रांति से दूर हों। इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश
बचा खुचा भारत न था, बल्कि मध्य प्रदेश एक व्यवस्थित चिंतन के पश्चात गठित हुआ था। मध्य प्रदेश का बकायदा राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रस्ताव किया था और मध्य प्रदेश कोई ऐसा वैसा नहीं था कि जिसको बचा खुचा जोड़ के हम मध्य प्रदेश बना दें। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर यह राज्यों की स्थिति बनी, पर यह 1956 का पुनर्गठन अंतिम नहीं था। देश में विभिन्न स्तर पर प्रयास जारी रहे और 1960 को मुंबई का बड़ा प्रांत दो हिस्सों में बंट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी तत्कालीन बॉम्बे और गुजरात की राजधानी तत्कालीन अहमदाबाद को बनाया गया। 1961 में असम से नागालैंड नामक राज्य अलग हुआ, जिसमें असम जैसे बड़े राज्य की जो नागा पहाड़ियों का क्षेत्र था उसको नागालैंड बनाया गया। 1/11/1966 को पंजाब राज्य को 4 हिस्सों में बांटा गया। पंजाब एक राज्य बना, हरियाणा दूसरा राज्य बना, चंडीगढ़ एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में था, इसलिए उसको दोनों राज्यों को न देकर एक स्वतंत्र अहमियत दी गई, उसको केंद्र शासित प्रदेश दिया गया और कुछ हिंदी भाषी क्षेत्रों को हिमाचल नामक पुराने केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया। पंजाब के विभाजन की कहानी भी बड़ी संघर्ष की कहानी थी और काफी लंबे संघर्ष के पश्चात पंजाब का विभाजन हुआ था। जो हिमाचल नामक नया केंद्र शासित प्रदेश बना संशोधन के पश्चात, उसको 4 साल बाद 1970 में पूर्ण राज्य बना दिया गया, जिसकी राजधानी शिमला बना। बचा हुआ जो असम था नागालैंड निकलने के पश्चात, उसमें से 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये नए राज्य बने। सिक्किम 1975 में 22वां राज्य बना। यहां मैं आपको बताना उचित समझता हूं कि इसके पहले सिक्किम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र था। सिक्किम कभी भारत का हिस्सा इसके पहले नहीं रहा, पर सिक्किम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की सीमा पर स्थित था। भारत से उसके सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध थे और सिक्किम की जनता कई कारणों से चाहती थी और सिक्किम की जनता ने एक जनमत के द्वारा अपने देश को भारत का राज्य बनाया। तो 1975 में सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना, जिसकी राजधानी गंगटोक है। 1986 में मिजोरम नया राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश था, यह हमारा नया राज्य बना। 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की सूची से निकालकर राज्य बनाया गया। यहां तक राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, पर आप एक शब्द पढ़ रहे होंगे अगली लाइन में कि सन 2000 में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नामक 2 राज्यों में बांटा गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को बनाया गया और मध्य प्रदेश की राजधानी पूर्ववत भोपाल रही। तो कुल मिलाके हमारे राज्य का पुनर्गठन, देशों का पुनर्गठन एक व्यवस्थित प्रक्रिया में हुआ। इसमें से मध्य प्रदेश के हिस्से को हम थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग उसने अपनी जब रिपोर्ट दी तो उसने बकायदा 6 पैराग्राफ में मध्य प्रदेश के गठन का अनुशंसा किया गया था कि मध्य प्रदेश नामक राज्य होगा, जिसकी राजधानी प्रस्तावित थी। मैं यहां प्रश्न कर रहा हूं सभी मेरे वर्चुअल क्लास के विद्यार्थियों से कि क्या आप बता सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए किस शहर का नाम प्रस्तावित किया था? मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए जिस शहर का नाम प्रस्तावित किया गया था वो शहर था जबलपुर। क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में जबलपुर एकमात्र ऐसा शहर था जहां घरों में नल से पानी आता था। जबलपुर के कई बड़े राजनीतिक नेताओं, समाज सेवियों ने अपनी भूमि, अपने भवन राजधानी बनने पर सरकार को देने की घोषणा भी की थी।
तो जबलपुर का नाम राजधानी के लिए प्रस्तावित था। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर भी राजधानी बनना चाहते थे, जिसमें प्रमुख था इंदौर और ग्वालियर। इसलिए भी इंदौर और ग्वालियर दौड़ में थे। इंदौर होलकर वंश की राजधानी था और ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी था। ये दो बड़ी रियासतें थी, संपन्न रियासतें थी और इनका एक गौरवशाली इतिहास था। वर्तमान राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल उस राजधानी की दौड़ में बहुत आगे नहीं था, क्योंकि भोपाल के बारे में तत्कालीन दस्तावेज बताते हैं कि कच्ची सड़कें होती थी, रात को मशाल जलती थी और भोपाल में राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत अधिक प्रखर नहीं था। किंतु फिर भी भोपाल के नवाब और उनके विश्वस्त सहयोगी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा चाहते थे कि भोपाल राजधानी बने, और हम देखते हैं बाद में कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचे। मध्य प्रदेश के बनने को लेकर सिर्फ इस रिपोर्ट का ही उल्लेख पर्याप्त नहीं होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, डीपी मिश्रा जी, तखतमल जैन, लीलाधर मंडलोई जी और उनके समकालीन कई नेता जो मुख्यतः इंदौर, ग्वालियर, रीवा रियासत के राजनेता थे, वो लोग मिलकर लगे थे कि एक ऐसा प्रदेश बने जिसकी शय हो, जिसकी अपनी पकड़ हो। और इन लोगों ने एक संयुक्त प्रयास किया था। तत्कालीन समय के एक मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर वीएन राव साहब की सेवाएं ली गई थी। डॉक्टर राव ने संभावित मध्य प्रदेश के आर्थिक पक्ष पर एक लेख लिखा था, जो ये बताता था कि यह जो मध्य प्रदेश प्रस्तावित है, इसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू है देश के संदर्भ में विकास के क्रम में। दिल्ली के अंग्रेजी अखबारों में लेख प्रकाशित हुआ था और इस पूरे प्लान को पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में पंडित नेहरू के सामने प्रस्तुत भी किया गया था। नेहरू जी की सहमति भी थी। ऑफ कोर्स इतिहास बताता है कि नेहरू को सामने जब सब कुछ रखा गया तो उन्होंने कहा था ये कैसा विचित्र टेढ़ा मेढ़ा प्रदेश है। किंतु उस आलेख के माध्यम से पंडित रविशंकर शुक्ल और डीपी मिश्रा जी के नेतृत्व में उनकी बातों से प्रभावित होकर नेहरू जी भी उस मध्य प्रदेश के निर्माण से सिद्धांततः सहमत थे। उसके पश्चात आसपास के जो अन्य प्रांत थे उनसे पंडित डीपी मिश्रा जी ने संवाद किया। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार पटेल से बात की गई और इस तरह एक सुव्यवस्थित मध्य प्रदेश के निर्माण की बात आई। तो मुझे विश्वास है कि यह जो भ्रम लोगों के बीच में रहता है कि 1956 में जो देश का टुकड़ा बच गया था उसको जोड़कर बांधकर मध्य प्रदेश बनाया गया, यह गलतफहमी हमारे विद्यार्थियों और श्रोताओं दर्शकों के दिमाग से दूर हो गई होगी। मध्य प्रदेश एक व्यवस्थित चिंतन, व्यवस्थित आंदोलन का परिणाम था। मध्य प्रदेश के गठन में और उसको वर्तमान स्वरूप तक जाने में पुनः सरदार पटेल का योगदान आता है। भोपाल शहर जो आज हमारी राजधानी है, राजधानी की दौड़ में नहीं था। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, आयोग ने जबलपुर शहर को राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया था। इंदौर और ग्वालियर दौड़ में थे। भोपाल में 15 अगस्त 1948 को मनाया गया, क्योंकि भोपाल नवाब की इच्छा भी सहजता से भारत में मिलने की नहीं थी और भोपाल कहीं हैदराबाद और जूनागढ़ न बन जाए, जो कि सरदार पटेल की जिम्मेदारी थी। तो भविष्य दृष्टा के रूप में
सरदार पटेल जो तमाम रियासतों के एकीकरण से जुड़े थे, उन्होंने समझते हुए नेहरू जी को और अपने अन्य मंत्रियों को मनाया कि भोपाल शहर को राजधानी बनाया जाए, ताकि भोपाल शहर की जो राजनीति की तासीर है, उस तासीर को थोड़ा बदला जा सके, एक नया जूनागढ़, नया हैदराबाद न बने। तो भोपाल को राजधानी बनाया गया और उसी भोपाल को संतुष्ट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भेल की स्थापना की गई। आज देश की नवरत्न कंपनी है, कई जगह इसकी फैक्ट्रीज हैं, तो इसकी शुरुआत की कहानी, यात्रा भोपाल से शुरू हुई थी। जब भोपाल को राजधानी बनाने की बात आई तो स्वाभाविक रूप से जबलपुर के राजनीतिक नेतृत्व का, वहां के समाज का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। इसलिए जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ग्वालियर को मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का हेडक्वार्टर बनाया गया। तीनों शहरों को मान सम्मान देने की, गवर्नमेंट के सिस्टम में सम्मान देने की कोशिश की गई और इस तरह भोपाल राजधानी बना। 1956 से मध्य प्रदेश का सफर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में हमको पंडित रविशंकर शुक्ल, डीपी मिश्रा जैसे व्यक्ति मिले। यह हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था कि पंडित रविशंकर शुक्ला जी बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए और उनकी क्षमताओं, उनका नेतृत्व और मध्य प्रदेश को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाने का उनका सपना पूरा करने की जो क्षमताएं थी, उससे हम वंचित हो गए। हमारा सफर चलता रहा। डीपी मिश्रा जी का नेतृत्व भी हमको मिला। उसके पश्चात क्रमशः हम चलते हैं तो आ जाते मध्य प्रदेश के विभाजन में, जो सन 2000 में हुआ। देखिए, इसके पहले तक हम भारत के पुनर्गठन की बात कर रहे थे, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यहां हम पाते हैं मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ। इस विभाजन की सबसे रोचक पक्ष यह है, हम सिर्फ यदि मध्य प्रदेश की बात करूं मैं आप लोगों से, कि वर्तमान जो मध्य प्रदेश है और वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है, उसकी जनता में विभाजन को लेकर या छत्तीसगढ़ नामक नए राज्य को बनाने के लिए कोई व्यापक स्तर पर जन आंदोलन नहीं हुआ था। छोटी मोटे आंदोलन, छोटी मोटी मांगे जरूर थी छत्तीसगढ़ बनाने की। उनका यह कहना था कि जो नॉन छत्तीसगढ़ का बेल्ट जो है भोपाल और राजधानी में हावी है और छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा। बाकी कोई बहुत ज्यादा जन आंदोलन नहीं था। यही कहानी बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ भी थी। पर इस कहानी में समझ में यह आया कि राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ थे, इसलिए दिल्ली, राजधानी नई दिल्ली और भोपाल में बैठी सरकारें, जो कि दो अलग अलग पार्टियों की थी, उनके नेतृत्व में सहमति बन गई और भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप संसद ने एक अधिनियम पारित करा, एक प्रस्ताव पारित करा और देश के बड़े प्रांतों को, 3 प्रांतों को 6 प्रांतों में विभाजित कर दिया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में विभाजित हो गया। और हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 से हमारी स्थिति बदल गई। जब हम देश के एकीकरण की बात करते हैं तो सरदार पटेल और उसकी टीम को जानना बहुत जरूरी है। जो ऐतिहासिक प्रलेख आज उपलब्ध हैं, वो बताते हैं कि सरदार पटेल और उनकी जो टीम थी, वो 18 से 20 घंटे डेली काम करती थी। देश का पूरा भ्रमण किया था। सरदार पटेल के कार्यों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि हैदराबाद का मुद्दा चूंकि एक प्रमुख मुद्दा था, हैदराबाद के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचे थे भारत सरकार के बुलावे पे। उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मुलाकात की। नेहरू जी ने आश्वासन दिया
कि हैदराबाद का हम जबरदस्ती अपने में विलय नहीं कराएंगे। आजादी का जो समझौता हुआ था उसके तहत देशी रियासतों को स्वतंत्रता थी कि नंबर 1 वो भारत में मिल जाएं, या नंबर 2 पाकिस्तान का हिस्सा बने, या नंबर 3 वो अपनी स्वतंत्र रियासत की पहचान को कायम रखे और स्वतंत्र रियासत के रूप में अस्तित्व में रहेंगे। तो नेहरू जी ने कहा इस समझौते के तहत हम हैदराबाद को जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री लायक अली को नेहरू जी ने आश्वासन दिया था। पर नेहरू जी के कहने पे ही, नेहरू जी से मिलने के बाद लायक अली जब सरदार पटेल से मिला तो सरदार पटेल ने स्पष्ट बोल दिया कि हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसे हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। तो आप विश्वास मानेंगे, दस्तावेज बताते हैं कि सरदार पटेल का कथन ज्यादा प्रभावकारी रहा और उनको सरदार पटेल का आतंक प्रभावित कर होने लगा। सरदार यदि कह रहा है तो यह सच होकर रहेगा। और वही हम देखते हैं कि सरदार पटेल ने हैदराबाद को शामिल करा, और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था, भारतीय सेना ने कार्रवाई करी, पर सिर्फ सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता थी कि इतिहास में उसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया। सरदार पटेल जब हैदराबाद गए तो उन्होंने वहां की आम सभा में भरी जनता के सामने प्रधानमंत्री को जिस तरह से कहा, वह बताता है कि यदि राजनीतिक नेतृत्व में शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी कार्य किसी देश के लिए असंभव नहीं होता है। सरदार पटेल के साथ एक यंग आईएएस ऑफिसर थे, एमएन बुच साहब, जो बाद में मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने। उनके एक वरिष्ठ सहयोगी थे श्री वीपी मेनन। और सरदार पटेल ने जो कार्य किया उसके बारे में श्री वीपी मेनन की किताब है, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इस किताब को मैं। इस पुस्तक जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी है। इस पुस्तक को स्क्रीन पे दिखाने का आशय सिर्फ मेरा यह है कि आज की स्थिति में यह पुस्तक दुर्लभ है, क्योंकि इसके प्रकाशक ने इस पुस्तक को 1985 का छापना बंद कर दिया था। तो इस पुस्तक को यदि आपको पढ़ने का मौका मिलता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की जो रिपोर्ट है वह भी लगभग दुर्लभ सी है, और उसकी एक प्रति, उसके हिंदी अनुवाद, उसकी हिंदी रिपोर्ट की कॉपी मध्य प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है और मैंने वहां उसका अध्ययन किया है। तो इन रिपोर्ट्स से मध्य प्रदेश की स्थापना की कहानी भी जाहिर होती है और देश के एकीकरण में कैसी स्थितियां आई, सरदार पटेल और उनके नेतृत्व में देशी रियासतों के राजाओं को कैसे संतुष्ट करके भारत में मिलने की बात कही, यह सब स्पष्ट होता है। अब मैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है तो उसको आमंत्रित करता हूं, अन्यथा की स्थिति में फिर मध्य प्रदेश की राजनीति की कहानी को शुरू करेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी मित्र को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे आप पूछ लें। आपने जो जिस पुस्तक का नाम बताया वो दिखाया नहीं स्क्रीन पे। जिस पुस्तक का नाम बताया उसकी सर स्क्रीन पे दिखा दीजिए। हाँ, वो पुस्तक स्क्रीन पे आ रही है। यस सर। ये देखिए पुस्तक आ रही है, इंडियन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय वीपी मेनन। वीपी मेनन साहब उस पूरी प्रक्रिया में सरदार पटेल के फर्स्ट असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे और बहुत कुछ काम उन्होंने किया है। क्योंकि मध्य प्रदेश की, हो सकता है इसमें कई नई चीजें हों, तो आप विद्यार्थी मित्रों, यहां तक कि मेरे प्राध्यापक मित्रों की भी जिज्ञासा हो सकती है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, सारी राजधानियां जितनी भी हैं उसमें सब स्टेट्स की हाई कोर्ट्स होते हैं। हमारे जी। ऐसा क्यों राज्य है जिसमें जबलपुर में हमने हाई कोर्ट देके रखा है? क्या वो वापस भोपाल आ सकता है? ऐसा कुछ है प्रोविजन? आप कहां से बोल रहे हैं? मैं भोपाल।
हमीदिया से। यस सर। जी देखिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। जबलपुर राजधानी नहीं बनी। दौड़ में इंदौर भी था, ग्वालियर भी थे। अब जब भोपाल को राजधानी बनाया गया तो स्वाभाविक था कि वो शहर, जबलपुर चूंकि पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में राजधानी बनने वाला था, तो जबलपुर को आप जब राजधानी नहीं बनाएंगे तो वहां के आम जनता, वहां का राजनीतिक नेतृत्व, वहां का समाज आंदोलन तो करेगा, कुछ तो मांग करेगा। तो आपको उन्हें कुछ तो देना होगा, उन्हें संतुष्ट करना होगा। संतुष्ट करना इसलिए जरूरी था किसी भी शहर को कि हर शहर इस प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए जबलपुर को एमपी हाईकोर्ट का मुख्यालय दिया गया। और एक चीज और दी गई, जबलपुर क्षेत्र का कोई स्टूडेंट बता सकता है मुझे कि जबलपुर को हाईकोर्ट के साथ और क्या दिया गया था? जबलपुर या आसपास के क्षेत्रों के कॉलेज के विद्यार्थी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय जबलपुर में था। वो जबलपुर दिया, उनको दो चीजें दी गई थी मुख्यतः, इसलिए भोपाल को हाईकोर्ट नहीं दिया जा सका। इंदौर और ग्वालियर को हाईकोर्ट की बेंच दी गई है क्योंकि वो भी राजधानी बनना चाहते थे। इंदौर और ग्वालियर की बड़ी रियासतें थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा होलकर और सिंधियाओं का, तो उनको हाईकोर्ट दे दिया गया। इंदौर को एमपीपीएससी दी गई, लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। ग्वालियर में राजस्व मंडल दे दिया गया और भोपाल को तो राजधानी दी गई है। और अब वर्तमान में हम बात करें कि भोपाल में हाईकोर्ट बन सकता है कि नहीं, यह एक अलग मामला है जो शासन का है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है कि हाईकोर्ट की कितनी पीठ हो, कहां पर हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, ये सिंधिया राजवंश और भोपाल की बेगम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो फिर जीवाजी राव को राज प्रमुख क्यों बनाया गया? देखिए, जीवाजी राव का राज प्रमुख बनाना इसलिए जरूरी था कि सिंधिया की जो परंपरा थी उसके तहत उनको सम्मान देना जरूरी था। और जब आप किसी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो समझौता होता है और समझौते में दोनों पक्ष को कुछ झुकना पड़ता है। हमें सिंधिया को या ग्वालियर रियासत को सरदार पटेल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में या देश का अभिन्न हिस्सा बनाना था। तो यह तो हो ही नहीं सकता था कि हम कितनी बड़ी रियासत के राजा को अपने में मिला ले, रियासत को शामिल कर ले, उसको कुछ ना दें हम, तो उसे हमें कुछ देना था। इसके आगे ये कहानी थी, जब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। सरदार पटेल ने इन तमाम रियासतों को जब राष्ट्र में शामिल करा तो उनके शासक की बड़ी स्वाभाविक बात थी, भाई हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम जिस स्तर से जी रहे हैं। तो प्रीवी पर्स देने की व्यवस्था की गई थी कि जो राजा अपनी रियासत को भारत में शामिल कर देगा, एक निश्चित फॉर्मूले के तहत उस राजा जो वर्तमान में था 1956 में, और उसके बाद उसके वंशजों को प्रीवी पर्स के रूप में शासन से, भारत सरकार से एक राशि निश्चित रूप से मिलती रहेगी, जिसको बाद में जाके प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान में प्रतिबंधित कर दिया। तो प्रीवी पर्स भी देना जिस तरह जरूरी था, उसी तरह राज प्रमुख मानना, उनको सम्मान देना भी देश की एकता के लिए आवश्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, होलकर राजवंश को भी राज प्रमुख बनाया जा सकता था ना, सिंधिया की जगह। देखिए, ये इसमें यह था कि केस टू केस होता है। जैसे डॉक्टर एक मरीज का इलाज करता तो हर मरीज का अलग इलाज होता है। होलकर के मामले में स्थिति अलग थी। होलकर का बैकग्राउंड और सिंधिया के बैकग्राउंड को भारतीय इंडिपेंडेंट मूवमेंट में आप देखें, स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन दोनों का रोल अलग था। इंदौर में प्रजामंडल, बाबू तखतमल जैन, लीलाधर मंडलोई जी और इनके प्रजा परिषद, इंदौर के रियासत की जन आंदोलन था प्रजा परिषद, इसका इंदौर में बहुत अधिक पकड़ था और होलकर रियासत में डेमोक्रेटिक फीलिंग ज्यादा थी। हाँ, नेक्स्ट। और कोई पूछ रहा था? हेलो सर। हाँ बोलिए। ये कॉलेज बढ़ाने सर। हाँ, छिंदवाड़ा से बोलिए। सर, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था जिले थे, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब? देखिए, जब मध्य प्रदेश के गठन के जिलों की आप प्रशासनिक स्थिति की हम बात करेंगे आगे चल के अगले यूनिट में, तब हम मध्य प्रदेश का आपको मैप भी दिखाएंगे अगले लेक्चर में, उसके जिले की पूरी स्थिति आपको मिलेगी। तो आप नेक्स्ट वीक के उसका वेट करें। हेलो सर, पीजी कॉलेज बढ़ानी सर।
जी उत्तर प्रदेश के गठन का समय 2 समितियां बनी थी जी 1955 में, तो उसके सदस्य कौन कौन थे? मध्य प्रदेश के गठन के समय 2 समितियां बनी थी। हाँ सर। देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पे सिर्फ पुनर्गठन आयोग जो रिपोर्ट थी, आप बैठिए, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पे केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश का गठन किया था। सरकार ने उसके लिए कोई समिति नहीं बनाई थी। स्थानीय स्तर पे जो आंदोलन चल रहे थे, उन लोगों ने मिलकर बात की थी। हो सकता है कि आप नरेंद्र मंडल की बात कर रहे हो। यदि आप नरेंद्र मंडल की बात कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश की समिति नहीं थी। भारत की जो तमाम रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, उनके राजाओं का एक क्लब टाइप था नरेंद्र मंडल, जो आजादी के पहले से अंग्रेजों से और उसके बाद भारत सरकार से एकीकरण के दौरान अपने अधिकारों, अपनी रियासत, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बात कर रहा था। नेक्स्ट, रायसेन कॉलेज। एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी सर, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में जो नदी जल विवाद उत्पन्न होते हैं, वो अंतरराज्यीय जो नदी जल विवाद उत्पन्न होते हैं सर, उसका निराकरण या उसके लिए किस प्रकार से समाधान खोजा जाता है, तो कृपया करके आप उस पर रोशनी डालिएगा प्लीज। प्लीज, थैंक यू। बैठिए आप। देखिए, नदी जल विवाद जो होता है अंतरराज्यीय होता है, और इन नदी जल विवादों के या ऐसे तमाम विवादों के समाधान के लिए भारत के संविधान में ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्थाएं हैं, ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार यह होता कि 2 या 2 से अधिक राज्य जिनमें नदी जल या अन्य कोई विवाद होता है, तो उनके सरकार के जो मुखिया हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मिलकर आपसी वार्ता के द्वारा भी समस्या को हल कर लेते हैं। और जब नहीं कर पाते हैं तो केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल बनाती है। ट्रिब्यूनल में दोनों राज्य होते हैं, केंद्र सरकार होती है। ट्रिब्यूनल नदी जल के मामले में जो विशेषज्ञ नदी जल के, मौसम विभाग के जो आंकड़े, उनका उपयोग करके अपने डिसीजन देता है, और उसमें भी संतुष्ट नहीं होते तो फिर राज्य कोर्ट चले जाते हैं। और अब आपने बात करी तो एक विवाद मैं आपको बता दूं, इस देश की राजनीति को जो बहुत प्रभावित करता रहा है, विकास को प्रभावित करता रहा है, तमिलनाडु और कर्नाटक का जल विवाद। जानते कावेरी को लेकर कितनी हिंसा हुई, वहां की जनता आंदोलन करती है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारे ऐसी स्थिति नहीं आती है, और हमारे यहाँ नदी जल विवाद इस रूप में इतने दीर्घ स्तर पे गए भी नहीं है। ऑफ कोर्स नर्मदा को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात का विवाद नर्मदा सागर के दौरान था, पर वह बड़े सहज और स्नेह भाव से हल हो गया। नेक्स्ट, रायसेन और पन्ना। रायसेन से। जी बोलिए। 1952 में पहला जो आम चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें तक भारत में कितने राज्य थे? 1952 के आम चुनाव में भारत में कितने राज्य थे? हाँ सर। मित्र, अभी ये सिलेबस के बाहर है। हम चूंकि आम चुनाव की यदि बात करें तो निश्चित रूप से देश के एकीकरण की बात नहीं है यह, क्योंकि हम राष्ट्र के एकीकरण की बात कर रहे हैं। और मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, आप तो निर्वाचन आयोग की पीएचडी कर चुके हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बच्चों को पूछने दें थोड़ा सा, टीचर्स ना पूछे, आप बोल सकते हैं। हेलो बच्चों से और वैसे भी देखे, हमें यूनिट की और सिलेबस के अनुरूप बात करें, समय सीमित होता है, हमारे स्टूडेंट्स बात करें, क्योंकि इस पेपर पे पाठ्यक्रम का और पुस्तकों का अभाव है। मैंने लिया भी इसीलिए है कि इस पे मटेरियल नहीं मिल पाता हिंदी मीडियम में खासकर। हेलो। हाँ पन्ना। हाँ पन्ना बोलिए। संजय कुमार वर्मा बोल रहा हूँ सर। जी। प्री हाँ, पर्स के बाद धन्यवाद। राजाओं को क्या दिया जाता है? हेलो प्री पर्स के बाद राजाओं को क्या दिया जाता है? हेलो सर, मैं रायसेन से बोल रही हूँ। वो पंजाब को 4 हिस्सों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया था? फिर से बोलिए क्वेश्चन रायसेन। हेलो सर, मैं रायसेन से बोल रही हूँ। जी। पंजाब को 4 हिस्सों में बांटा गया था, क्यों बांटा गया था? देखिए, पंजाब को, कौन कौन से हैं? पंजाब को लेके मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था।
मास्टर तारा सिंह ने एक प्रस्ताव पारित करा था, स्वर्ण मंदिर में उनकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और मास्टर तारा सिंह ने एक लंबा आंदोलन किया था और वो आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था, क्योंकि पंजाब एक बड़ा समृद्ध प्रदेश रहा शुरू से। और एक चीज हमें ध्यान रखना कि जो सीमांत प्रदेश होते हैं, पंजाब हरियाणा की बात करें, उन्होंने लंबे समय तक भारी आक्रमणों को झेला, तो संघर्ष के आदी थे। पंजाब में धर्म का राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान रखें, इस देश में एक ऐसा प्रांत है, वो अकाली दल भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय दलों में गिना जाता है और अकाली राजनीति का, अकाली धर्म का, उनके संगठन का राजनीति पे बड़ा गहरा प्रभाव है। तो जो आंदोलन उन्होंने 1960-61 में शुरू करा, उसकी बहुत लंबी कहानी है और केंद्र सरकार ने मजबूरी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पंजाब के लोगों का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए बहुत जरूरी हो चुका था। इसलिए घोषणा की गई थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम इस पर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करेंगे। और युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित किया गया। हाँ, पन्ना से कोई छात्र प्रश्न पूछ रहा था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैं पन्ना से बोल रहा हूँ सर जी। प्रीवी पल्स को बंद करने के लिए इंदिरा गांधी ने बिहार से जी कर दिया था। टीवी पर इसको बंद कर दिया गया था, तो फिर जी। उसके बाद क्या मिला? देखिए, प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दिया, उसके बाद उन्हें रियासतों को कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि उसका तर्क ये था कि 1956 से प्रीवी पर्स शुरू हुआ है। वह राजा, उसकी अगली जो पीढ़ी थी वह समाप्त हो चुकी है। अब वो अपनी इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए प्रीवी पर्स को देना बंद कर दिया गया था। और इंदिरा जी ने देश के संविधान में से जो संशोधन किए, वह समाजवाद की स्थापना और देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में किए गए थे, इसलिए प्रीवी पर्स के बाद उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हेलो, जल्दी पूछिए। हेलो, हाँ जल्दी पूछिए, समय नहीं बचा है, हेलो, जल्दी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते, पीजी कॉलेज से। जी सर, ये जो टॉपिक में दे रखा है सर, 2000 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था सर, तो किस जी। कारण हुआ था सर? जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि जनता का कोई आंदोलन नहीं था, यह देश की दिल्ली में बैठी पार्टी और उसकी सरकार और राज्यों की पुरानी राजधानी में बैठी सरकार के अपने राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ थे। जनता ने बहुत मांग नहीं की थी, क्योंकि 3 नए राज्य बनेंगे तो कई लाभकारी सुविधाएं अन्य लोगों को मिलेगी। इस स्वार्थ के चलते देश का 3 प्रांतों का विभाजन हुआ। इसको हम अगली इकाई, अगले लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। आज शॉर्ट में जल्दी पूछेगा। सर, ये पूछ रही हूँ कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल जो बनाई गई है, जी, पहले जबलपुर के लिए किया गया था, लेकिन जबलपुर को न बना के भोपाल को क्यों बनाया गया? मैंने आपसे 2 बार निवेदन किया इस व्याख्यान में कि भोपाल जूनागढ़ न बन जाए। भोपाल को देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राजधानी बना, बीएचईएल की स्थापना हुई। विद्यार्थी मित्रों, समय हो चुका है। आपके प्रश्नों से अच्छा लगा और ये लगा कि आपने सुना है। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर था, मैं रिपीट कर रहा हूं, 98-933-293-17 98-933-293-17। आप कभी भी मुझसे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।